कहानी शुरू होती है हीरो के साथ, जो अपनी जर्नी के कुछ हिस्सा याद कर रहा है। 40 साल हो चुके हैं जब से वो इस दुनिया में आया है। उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा और इसी प्रोसेस में उसने लेवल 1 तक पहुंच लिया। वो यहां बिना किसी चीज के आया था, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स को मारकर जीने लगा। यो सियंग वू इतना पावरफुल बन गया कि उसने एक ही अटैक में डीमन किंग को हरा दिया। एक ऐसा अटैक जो कई पहाड़ों को तबाह कर गया और सिर्फ वो खुद मिट्टी के बीच खड़ा रहा। लेकिन उसके लिए उसकी जर्नी डीमन किंग को हराने के साथ ही खत्म हो गई। अब लेवल 255 पर सियंग वू के ग्रुप में 3 और पार्टिसिपेंट्स हैं। अचानक एक रोशनी चमकती है। एक गॉडेस सामने आती है, उन्हें बधाई देती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो डीमन किंग को हरा देगा। ये गॉडेस गाइया है। सियंग वू उस पर इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि वो क्यों हंस रही है। गाइया समझ नहीं पाती कि वो गुस्सा क्यों है, लेकिन वो फिर से पूछता है कि वो क्यों हंस रही है। जब उसने बाकी सबको स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज, इनक्रेडिबल वेपन्स और पावरफुल कंपेनियंस दिए, लेकिन उसे कुछ नहीं दिया। सियंग वू अपनी तलवार पकड़कर कंप्लेन करता है कि उसने उसे यहां बिना किसी चीज के फेंक दिया। गाइया डर जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि उसका डिवाइन पावर खत्म हो गया था, क्योंकि उसने इतने लोगों को समन किया। इस बात पर सियंग वू गुस्से में फट पड़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो मजाक कर रही है, और बोलता है कि वो उसे गॉडेस सूप बना देगा। किस्मत से उसका साथी उसे रोक लेता है। गाइया पीछे हट जाती है, सोचती है कि वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि सियंग वू इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। वो तो अब इंसान भी नहीं लगता। गाइया कहती है कि छोड़ो, वो उन सबको उनकी अचीवमेंट के लिए एक रिवॉर्ड देगी। वो पूछती है कि सबको क्या चाहिए। ओआरसी कहता है कि उसे अगले बैटलफील्ड में जल्दी जाना है, प्रेफरेबली एक ऐसी जगह जहां जंग के पीछे एक अच्छा रीजन हो। लड़की कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो चाहती थी वो पहले ही मिल चुका है जब से वो अपने कंपेनियंस के साथ एडवेंचर कर रही है। सियंग वू उसे तंग करता है और कहता है कि क्या उसे ये बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती। वो पूछती है, शर्म क्यों आएगी? आर्चर कहता है कि उसे किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल करने की एबिलिटी चाहिए, अपने वेपन्स के साथ। गाइया कहती है कि डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करना तो पॉसिबल है, लेकिन वेपन्स ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। वो रीजन पूछती है। आर्चर चिल्लाता है कि ये एक रेवोल्यूशन है, गरीब और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए एक क्रांति। वो सभी डायमेंशंस में रेवोल्यूशन के फ्लेम्स फैलाएगा, ऑपोजिशन के लिए तीर और आग लेकर। सियंग वू उससे अग्री करता है। आर्चर प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया अदा करता है। गाइया अग्री कर लेती है और फिर सियंग वू से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो थोड़ा सोचता है और रियलाइज करता है कि उसके पास इतना पैसा है कि उसके लिए स्टोर करने की जगह नहीं है। वो वैसे भी ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों पर रूल करना चाहता हो। अभी वो लेवल 255 पर है, जो किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है और कोई भी दुनिया कॉन्कर कर सकता है। सियंग वू सोचता है कि अब उसे क्या चाहिए और एक अच्छा मोमेंट याद करता है जब वो स्ट्रीट पर चल रहा था। वो थका हुआ और भूखा था जब उसने एक रेस्टोरेंट का पोस्टर देखा। सियंग वू रेस्टोरेंट गया और एक टेबल पर बैठ गया। उसके पास एक आदमी ने कुछ खाने का ऑर्डर किया तो प्रोटैगनिस्ट ने भी वही ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अच्छा खाना आया। सियंग वू ये देखकर इतना खुश हो गया कि फाइनली उसे कुछ अच्छा खाने को मिला और वो इमोशन से रो पड़ा। जब उसने खाने का एक बाइट लिया, गाइया उसे तंग करने लगी, पूछती है कि वो इतना क्या सोच रहा था। वो उसकी उंगली पकड़ता है और कहता है कि वो एक वंडरफुल मोमेंट याद कर रहा था। वो मोमेंट जब उसने उसे इस दुनिया में बिना एक पोशन के फेंक दिया था। गाइया इस बात से शर्मा जाती है, लेकिन उसी वक्त सियंग वू ने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या चाहिए। उसे अपने होम टाउन वापस जाना है और एक रेस्टोरेंट चलाना है। सब लोग ये सुनकर शॉक्ड हो गए। गाइया ने पूछा कि क्या ये सच में उसका फाइनल डिसीजन है। सियंग वू ने जवाब दिया कि वो वहां से खाना लेकर अपने होम टाउन ले जाना चाहता है। आर्चर को यह बात अजीब लगती है कि वो वहां का खाना ले जाना चाहता है। सियंग वू कहता है कि अर्थ का खाना वहां कॉमन है, इसलिए वो यहां का खाना ले जाना चाहता है ताकि कुछ इनोवेटिव करे। आर्चर सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट पागल है। ओआरसी को यह बात समझ नहीं आती और लड़की प्रोटैगनिस्ट के लिए दुआ करने लगती है। गाइया कहती है कि वहां का खाना बहुत बेकार है, इतना कि उसे सबसे बेकार खाने का टाइटल मिला है हर डायमेंशन में। सियंग वू अपनी तलवार उठाता है और जमीन में गाड़ देता है। वो कहता है, बस ये फाइनल है। गाइया डर कर भाग जाती है। प्रोटैगनिस्ट खुशी से पूछता है, क्या ये अनफेयर नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया के कुलिनरी सरप्राइजेस का मजा लूं? सेउल, एक शहर जो दौलत और शांति के लिए मशहूर था, जहां रात भर लाइट्स जलती थी। अचानक अजीब आवाज सुनाई देने लगती है।
एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर बिना किसी मुश्किल के एक पोस्ट पर पैर रख देता है। उसी वक्त पोर्टल्स और मॉन्स्टर्स हर जगह दिखने लगते हैं। सेउल नाम बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। शहर मॉन्स्टर से भर जाता है जो सब कुछ और सबको बर्बाद कर देते हैं। एक आदमी एक बिल्डिंग के टॉप से सब कुछ देख रहा होता है। ये डिजास्टर जोन है, सेक्टर अ। आदमी इरिटेट होकर सब कुछ देख रहा है। एक और शख्स आता है और पूछता है कि टॉप 100 हाई लेवल हंटर्स में से एक लड़की आदमी से कहती है कि डिग्निटी को बचाने का पहला ऑर्डर दे। उस आदमी का नाम है मिस्टर बेक कांगह्योक। उसका कोड नेम है सुपरस्टार। वो नीचे देखते हुए कहता है कि ये कैसे होगा और पूछता है कि क्या उसे वो पोर्टल्स भी बंद करने हैं। लड़की जवाब देती है कि नहीं, इन लॉरेन किंग पोर्टल्स को बंद करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी क्लोज हो जाएंगे। बेक इरिटेट होकर कहता है कि वो ओवरटाइम करते करते थक चुका है और पूछता है कि क्या वो जानती है यहां क्या चल रहा है। वो कहती है कि ये एक एस रैंक डेंजर एरिया था, कुछ खास नहीं, जब तक कुछ बदल नहीं गया। 4 दिन पहले मॉन्स्टर्स की संख्या एब्सर्डली बढ़ गई। बेक अग्री करता है और मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उन्हें देखो। मॉन्स्टर्स इस तरह मूव कर रहे थे जैसे वो किसी वाइल्ड बीस्ट से शिकार हो रहे हों। लड़की कहती है कि सेकंड ऑर्डर वाले भी यही सोच रहे थे और इसी वजह से उनका लगता है कि बॉस किसी भी वक्त आ सकता है। वो बेक का सिगरेट लेने की कोशिश करती है और कहती है कि वो स्मोक न करे, लेकिन बेक सिगरेट बचा लेता है। पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसका सिगरेट बुझ जाता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत अनोइंग हो रहा है। वो अंदर जाने लगता है और कहता है कि अगर सेकंड ऑर्डर सच कह रहे हैं तो एक रेड जल्दी होने वाली है। वो कहता है कि उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि वो एक 10 दिन की छुट्टी लेने वाला है। लड़की पूछती है कि वो 10 दिन की छुट्टी कैसे ले सकता है और रात के इस वक्त वो कहाँ जा रहा है। वो बस कहता है, आज मूड नहीं है। वो हंसने लगता है और कहता है कि वो अपनी ओवरटाइम की सारी थकान उतार देगा। लड़की उसे देखती है और सोचती है कि उसने फिर से शुरू कर दिया। बारिश लगातार होती रहती है। बेक इधर उधर चलते हुए कहता है कि उसने वो जगह चुनी है। वो एक घर की तरफ इशारा कर रहा होता है जिसमें लाइट्स ऑन होती है। वो सोचता है कि ओवरटाइम करने की थकान, फाइट्स का प्रेशर और खाली पेट उसे मार रहा था। उसका स्ट्रेस लिमिट पर था। वो अंदर जाने लगता है और सोचता है कि अगर खाना बेकार है तो उन्हें बंद होने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर खाना अच्छा है तो वो उन्हें डांटेगा कि उसने दिन रात खाने के लिए मजबूर करेगा। वो दरवाजा खोलने जाता है पर एक साइन देखता है जिसमें लिखा होता है कि वो क्लोज्ड है। वो इरिटेट होकर कहता है, कैसे ऑलरेडी क्लोज्ड हो गए। वो सोचता है कि उसकी किस्मत सच में खराब है। वो साइन को उठाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक सिंपल साइन मुझे रोक रहा है। बेक साइन तोड़ देता है और कहता है, मैं फर्स्ट ऑर्डर सुपरस्टार हूं। ये रिडिकुलस है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर चिल्लाता है। जगह साफ और खाली थी। कोई कह रहा था कि उन्होंने अभी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और उन्हें मिसिंग टूल्स भी खरीदनी है। ये शख्स है प्रोटैगनिस्ट, जो अपने रेस्टोरेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिस्ट बना रहा है। वो सोचता है कि उसे अर्थ वापस आए हुए लगभग 4 दिन हो गए। वो कहता है कि ये अर्जेंट नहीं है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। वो अपने मूवी बॉक्स के पास जाता है और एक मूवी चूज करता है। कहता है, ये है जिंदगी, एक मूवी और एक अच्छे कप कॉफी के साथ। उसी वक्त बेक आता है और जोर से दरवाजा मारकर खोलता है। बेक इधर उधर देखता है और कहता है, ये जगह खाली है, लगता है आज कस्टमर्स नहीं आए। प्रोटैगनिस्ट एक मोमेंट के लिए चुप रहता है और फिर गुस्से में मुड़कर कहता है, ये खाली है क्योंकि मैंने ऑफिशियली अभी ओपन नहीं किया। बेक टेबल के कोने पर बैठ जाता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि उसके लिए कुछ अच्छा बनाए। सियांग वू उसे देखता है और सोचता है कि इस आदमी ने उसकी मूवी बर्बाद कर दी और अब उससे इस तरह बात कर रहा है। क्लियरली ये आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ज्यादा क्लोजली देखता है और नोटिस करता है कि कुछ अलग है। बेक नोटिस करता है कि सियांग वू उसे देख रहा है और चिल्लाता है। पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट उसे घूर क्यों रहा है। सियांग वू कहता है, कुछ खास नहीं, लेकिन वो फिर भी देखता रहता है और समझता है कि बेक के हाथ और पैर इतने पतले और कमजोर हैं कि एक किक में टूट जाएंगे। उसकी आंखें और दिमाग तो ऐसे लगते हैं जैसे क्लोज्ड साइन भी नहीं समझ पाएगा। सियांग वू को बेक के लिए बुरा लगता है। सोचता है कि शायद उसने बहुत देर से प्रॉपर्ली खाना नहीं खाया होगा। उसमें ना मैनर्स है और ना ही चीजों का अवेयरनेस। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद बेक मेंटल इलनेस का शिकार है। बेक इरिटेट हो जाता है। टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता है, मुझे ऐसे देख क्यों रहा है।
बेक पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट उसकी कोट नहीं देख सकता क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर का है। जब बेक चिल्लाता है, सियांग वू अपने आप से बात करता है और फ्रिज में जाकर देखता है कि आज का डिश क्या है। इस बात से बेक और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो बैठ जाता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट रूड है और ऑर्डर करता है कि जल्दी कुछ खाने को ले आए। सियांग वू कुछ इंग्रेडिएंट्स देखता है और सोचता है कि वो काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन फिर उसे एक खूबसूरत मीट का पीस दिखता है और सोचता है कि वो बेक के लिए एक बहुत महंगी और स्पेशल डिश बनाएगा। वो मीट को जोर से टेबल पर स्लैम करता है। ये शोल्डर मीट, जो एक रेड ड्रैगन के गले और पंखों के बीच होता है, अगर कंपेयर करें तो पोक जैसा लगता है। वो एक नाइफ उठाता है और सिर्फ एक कट में मीट का पीस स्लाइस कर देता है। रेड ड्रैगन मीट के अंदर फ्लेम्स की स्पिरिट होती है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग फायर फ्लेवर देती है। अगर इसे जूस के साथ मैरिनेट किया जाए तो इसका टेस्ट और भी रिच हो जाता है। आज का चॉइस है ग्रेप जूस। वो मीट पर ग्रेप जूस ड्रिजल करना शुरू करता है। मीट का टेस्ट वैसे तो बुरा नहीं है, लेकिन पहले कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी है। वो कुकिंग शुरू करता है और मीट को फ्लाम्बे करता है। सियांग वू खुशी से मुस्कुराता है क्योंकि कुकिंग उसके लिए एक फन एक्टिविटी है। बेक प्रोटैगनिस्ट को कुकिंग करते हुए देखकर अस्टॉनिश्ड है और जो सुनता है उससे शॉक हो जाता है। बेक पूछता है कि क्या उसने गलत सुना, क्योंकि उसने क्लियरली मीट को चिल्लाते हुए सुना। बेक दोबारा पूछता है कि क्या मीट अभी चिल्लाया। सियांग वू कहता है कि शायद ये उसका इमेजिनेशन है। सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद प्रोटैगनिस्ट डिश तैयार करता है और बेक को सर्व करता है। डिश बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेक फूड को एनालाइज करता है, फिर प्रोटैगनिस्ट को देखता है और सोचता है कि उसे ये मानना पड़ेगा कि ये बंदा इनक्रेडिबल है। बेक कहता है कि प्रोटैगनिस्ट ने मीट फ्लाम्बे करते वक्त काफी क्वाइट और काइंड था और उसका छोटा सा शो भी बुरा नहीं था। सियांग वू समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या बेक उसकी तारीफ कर रहा है। बेक कॉन्वर्सेशन ड्रॉप कर देता है और खाना खाने की तैयारी करता है क्योंकि मीट की स्मेल जबरदस्त थी और उसका शेयर इनक्रेडिबल था। बेक एक्साइटेड होकर सोचता है ये अच्छा है, लेकिन खाने से पहले वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि डिश का नाम क्या है। सियांग वू कहता है कि इसे रोइस स्टेक कहते हैं। बेक कहता है कि उसने कभी इस डिश का नाम नहीं सुना, लेकिन वो ट्राई करेगा। वो मीट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन काट नहीं पाता। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन मीट नहीं कटता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो जोर जोर से मीट काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरह से ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पाता। पूरी तरह टायर्ड और स्वेटिंग होता है और कहता है कि ये मीट काटना इम्पॉसिबल है। सियांग वू परप्लेक्स्ड होकर कहता है कि वो उसके लिए मीट काट देगा। प्लेट लेते वक्त वो सोचता है कि ये कमजोर बंदा मीट काट नहीं पाया। एक केव में प्रोटैगनिस्ट अपने इंग्रेडिएंट्स की तलाश कर रहा था और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढता है, एंशिएंट रेड ड्रैगन केल रोइस। 800 सालों तक वो रेड ड्रैगन्स का एल्डर था और डीमन किंग का राइट हैंड। केव में दोनों मिलते हैं। ड्रैगन प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट भी अटैक शुरू कर देता है। इस फाइट में सियांग वू को ड्रैगन को हराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट में प्रोटैगनिस्ट मीट को बहुत ईजिली काट रहा है। बेक कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा और पूछता है कि क्या नाइफ मीट को काट पाएगा। जैसे ही वो साइड देखता है, उसे दिखता है कि प्रोटैगनिस्ट मीट काट रहा है। सियांग वू मुस्कुराता है और कहता है कि शायद बेक बहुत थका हुआ है, इसलिए मीट नहीं काट पाया। बेक मान जाता है, कहता है कि शायद ये बात सही है, लेकिन वो टेस्ट करेगा। वो एक पीस उठाता है और अपने मुंह में डालता है। तुरंत ही वो कुछ अजीब फील करता है। वो अपना सर झुकाता है, ट्रेम्बल करता है और चिल्लाता है क्योंकि उसके मुंह से आग निकल रही होती है। वो अपना मुंह कवर करता है और कहता है कि उसके मुंह से आग निकल रही है और टेस्ट टेरिबल है। प्रोटैगनिस्ट साई करता है और कहता है ये परफेक्ट है क्योंकि मैंने जानबूझकर इसका टेस्ट बुरा बनाया। बेक पूछता है ऐसा क्यों? सियांग वू टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता है कि वो खाना सर्वाइवल और स्ट्रेंथ के लिए बनाता है, इसी वजह से डिश हॉरिफिक होती है। बेक अभी मीट के साथ स्ट्रगल कर रहा है और वॉमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वो सोचता है कि वो इस कर्स्ड मीट को चू करना कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये बहुत हॉट था। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, मीट को स्वॉलो करना। जब वो मीट स्वॉलो करता है तो उसे अपने बॉडी में कुछ अलग सा फील होता है। वो डिजी होता है और जोर से फ्लोर पर गिरता है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है जब बेक सोचता है कि टेस्ट सच में बहुत बुरा था। 1 घंटे बाद बेक स्टार्टल्ड होकर उठता है और चिल्लाता है। सियांग वू सोफे पर बैठा हुआ है, बोर होकर यॉर्निंग कर रहा है। बेक गुस्से में उठता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट
उसे उस खाने से मारने की कोशिश कर रहा था और फिर सो गया। बेक प्रोटैगनिस्ट का फेस किक करने की कोशिश करता है, लेकिन सियांग वू बिना किसी एफर्ट के सिर्फ एक हाथ से उसका किक कैच कर लेता है। बेक रियलाइज करता है कि कुछ तो गलत है। सियांग वू साई करता है और पूछता है कि डिश खाने के बाद क्या बेक के पास बस यही स्ट्रेंथ है। सियांग वू कहता है कि बेक बहुत वीक लगता है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि यह 3 स्टार मीट केल रोइस स्टेक था। डिश वाइटैलिटी +2, फायर रेजिस्टेंस +3, स्ट्रेंथ +3 और ड्रैकोनिक एबिलिटी प्रोवाइड करती है। बेक पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट किसे वीक बुला रहा है। सियांग वू मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें ही, और बेक का पैर फ्लिक करके उसे जोर से वॉल के अगेंस्ट फेंक देता है। बेक गुस्से में वापस आता है और प्रोटैगनिस्ट से चिल्लाता है कि क्या वो सच में उसे वीक समझता है, और फिर दोबारा चार्ज करता है। बेक चिल्लाता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है और अपनी पावर रिलीज करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट तेज स्पीड में बेक के ओपनिंग में घुसकर उसका फॉरहेड फ्लिक करता है और उसे फिर से दूर फेंक देता है। जब बेक ग्राउंड पर होता है, सियांग वू कहता है कि अगर वो इरिटेट है तो दोबारा हिट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो अब सोने जा रहा है। सोने से पहले सियांग वू अपना फोन उठाता है और सोचता है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, कि बेक इतना इरिटेट क्यों हो रहा है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट सर्च करता है, वो देखता है कि फर्स्ट ऑर्डर दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स का ग्रुप है। सियांग वू को यह जानकर बहुत शौक लगता है कि ये वीक गाय दुनिया के 100 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। सियांग वू कहता है कि अगर हंटर्स इतने वीक हैं तो अर्थ तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन उसे इसमें इन्वॉल्व होने का मन नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बेक को देखता है जो फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। पोर्टल्स के सडन अपीयरेंस के वजह से एक नई जॉब बन गई थी मॉन्स्टर्स के बढ़ते हुए नंबर से लड़ने के लिए। हंटर, ये उन लोगों का नाम है जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं ह्यूमैनिटी और दुनिया को बचाने के लिए। दुनिया के 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को फर्स्ट ऑर्डर का टाइटल दिया गया था। प्रोटैगनिस्ट के रेस्टोरेंट में बेक उठता है और झुककर चिल्लाता है कि वो बहुत सॉरी है। सियांग वू कहता है कि बेक बस इसलिए झुक रहा है क्योंकि वो वीक है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में उससे पूछता है कि अगर वो दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही करेगा। बेक मुस्कुराता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी टेस्टी कॉफी पीते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल उस वीडियो जैसा लग रहा है जो उसने पहले देखा था। सियांग वू कहता है कि इन दिनों इसे ब्लूरे कहते हैं। बेक देखता है कैसे प्रोटैगनिस्ट बिहेव करता है और बोलता है, उसका ध्यान रखता है। सोचता है कि इस बंदे में कोई डाउट नहीं, ये बंदा यहां से डेफिनेटली नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को देखकर बेक समझता है कि जो पावर उसके पास है वो बहुत दर्दनाक है, इतना कि वो कभी भी बिना किसी मेहनत के उसे मार सकता है। सियांग वू अपनी मग टेबल पर रखता है और कहता है कि उसने एक डिसीजन लिया है। वो बेक को देखता है और कहता है कि वह उसे एक नया इंसान बना देगा। बेक थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट क्या कह रहा है। सियांग वू कहता है कि बेक फर्स्ट ऑर्डर का मेंबर है और उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि वो प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके। बेक शॉक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि एजुकेशन का मतलब स्किल्स और नॉलेज देना है, किसी को सही रास्ते पर गाइड करना है और एक अच्छा इंसान कैसे बनना है ये भी सिखाना है। इसलिए उसने बेक को एजुकेट करने का फैसला किया। बेक पूछता है अगर वो मना करे तो क्या होगा। सियांग वू अपनी ताकत रिलीज करना शुरू कर देता है। बेक वो प्रेशर महसूस करता है और चिल्लाता है कि वो दुनिया के बेस्ट टीचर के अंडर है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये अच्छा है और फिर समझाता है कि पहले वो ह्यूमंस के बारे में कुछ नॉलेज देगा। लोगों, किसी को प्यार करने के फीलिंग और किसी को पिटी करने के फीलिंग। एग्जाम्पल के लिए, किसी के लिए बुरा फील करना, जो पर्सन आपको पिटी लगता है वो पर्सन। बेक इरिटेट होने लगता है, सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल चुप नहीं होता। जब ये सारी बातें वो खत्म करता है तो लगता है कि एक 14 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का टाइम निकल गया। बेक सियांग वू को इंटरप्ट करता है और पूछता है कि क्या उसका काम फिलॉसफी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो एक हाई स्कूल टीचर था और बेक से अग्री करता है, कहता है कि उसका इंटेंशन अच्छा था। वो ताली बजाता है और बेक को कंग्रेचुलेट करता है, कहता है कि उसे खाना की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझनी होगी। बेक चिल्लाता है, पूछता है कि क्या सियांग वू इसे खाना कहता है, क्योंकि सबको पता है ये केमिकल वेपन है। सियांग वू इरिटेट हो जाता है और कहता है कि बेक को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए खाने के बारे में जो किसी ने टाइम लगाकर बनाया हो। क्या ये इंसान होने का एटीट्यूड है? बेक चिल्लाता है कि उसने समझ लिया है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो रुक जाए। सियांग वू कहता है कि कोरियंस को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेक प्लेट उठाता है और पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ये कह रहा है कि वो सारा खा ले। सियांग वू कहता है हाँ। बेक घबराकर पीला पड़ जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि वो नहीं चाहता
और वो ये नहीं खा सकता। प्रोटैगनिस्ट उसे शांति से कहता है कि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो इसे आदत डाल लेगा। बेक कोशिश करता है खाना जमीन पर फेंकने की, कहता है कि वो इसे नहीं खाएगा, क्योंकि ये खाना नहीं है। प्रोटैगनिस्ट उसे पकड़ता है और कहता है कि वो ये बात उस इंसान के सामने नहीं कह सकता जिसने खाना बनाया है। बेक रेजिस्ट करता है, कहता है कि वो नहीं कर सकता। सियांग वू कहता है कि वह कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट खाना का प्लेट उठाता है और बेक के मुंह में एक बार में डाल देता है। बेक जोर से वो खाना खाता है और फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। सियांग वू बेक को पैरों से पकड़ता है और कहता है कि जब वो उठता है तो शायद वो उल्टी करेगा, रोएगा और फिर से मेस करेगा। प्रोटैगनिस्ट उसे घर के अंदर ड्रैग करते हुए कहता है कि वो ये होने नहीं दे सकता। उसे एंश्योर करना पड़ेगा कि बेक सब कुछ डाइजेस्ट कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो प्लैनेट रूइंस में हो, इसलिए सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मीनवाइल आइसैक के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी अपने डेस्क पे बेचैन हो रहा था। पहले वाली औरत ने कहा था कि बेक से कांटेक्ट खोए हुए 2 दिन हो गए हैं। एक आदमी जो अपनी चाकू पकड़ के खड़ा था ने पूछा अगर इस बुलाया गया था। ये आदमी सेकंड ऑर्डर सपोर्ट ग्रुप का लीडर है। उसका नाम मिन ओकीफ है। औरत थकी हुई अपने सिर को डेस्क पे रखकर कह रही थी कि बेक को किडनैप, इन्वेस्टिगेट या अरेस्ट नहीं किया गया होगा। मिन ने हाँ में कहा, बोला कि फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसे किडनैप या मार दिया जाए। फिर उसने ये भी कहा कि बेक अपनी गलतियों के बाद छुप रहा होगा, या फिर हो सकता है किसी और औरत के साथ हो। लड़की फिक्रमंद ने कहा कि बॉस का सामना करने के लिए बस 1 दिन का वक्त है। अब ये इमरजेंसी जैसा हो गया है। मिन भी सिचुएशन से थोड़ा गुस्सा हो गया। वो रूम से निकलकर कह रहा था कि वो उस लापरवाह बच्चे को ढूंढने जाएगा। रात को मिन सिटी में बेक को ढूंढने निकल पड़ता है। अचानक वो रुकता है और सोचता है कि अगर उसके पास ये एबिलिटी ना होती जो प्रॉब्लमैटिक लोगों को ढूंढने की हो, जैसे बेक, तो उसका जीवन कितना आसान होता। वो झुककर आंखें बंद करता है और पूरा ध्यान लगाता है। फिर अचानक वो कुछ महसूस करता है और उठकर कहता है कि उसने बेक को ढूंढ लिया। बिना किसी सोच विचार के वो प्रोटैगनिस्ट के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही मिन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचता है, वो जगह देखता है और सोचता है कि बेक यहां 2 दिन से क्या कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉक है। तो वो एक लॉक पिक निकालता है और सोचता है कि दरवाजा खोलना आसान होगा। वो काम पर लगता है और जल्दी से सफल हो जाता है। वो आसपास अच्छी तरह देखता है और अंदर घुस जाता है। सोचता है कि बेक बेसमेंट में होगा। जैसे ही वो जगह देख रहा होता है, कोई उसके पीछे आता है। मिन जैसे ही घूमता है, उसे देखकर पूछता है, क्या तुम्हें पता है इंट्रूडर का क्या मतलब होता है? मिन का चेहरा हैरान होता है। सोचता है कि ये कैसे, पर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता हुआ कहता है कि जो कुछ भी वो अब करेगा वो सेल्फ डिफेंस में होगा। मीनवाइल बेसमेंट में बेक काम कर रहा था। वो पिकैक्स नीचे रखता है, गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो इस तरह मर जाएगा। अचानक कोई आता है। वो ऊपर देखकर उस आदमी को पहचानता है। जैसे ही बेक मिन को देखता है, वो कहता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने हमेशा उस पर भरोसा किया था। बेक खुश होकर जोर से पूछता है कि एग्जिट कहाँ है, लेकिन मिन बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाता है। बेक पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि मिन भी एक पिकैक्स उठाता है। मैंने कहा था कि उसे कैप्चर कर लिया गया और कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने का। बेक उससे उदासी से देखता है, जानता है कि उसे वहां काम करना ही पड़ेगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। दोनों अपने पिकैक्सेस उठाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद वो थक कर बैठ जाते हैं। मिन पूछता है कि बेक क्या कर रहा था। बेक कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, वो बेसमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं। मिन गुस्से में चिल्लाता है, कहता है कि वो सार्काज़म कर रहा है और पूछता है कि बेक को वो मॉन्स्टर जैसे प्रोटैगनिस्ट को क्यों प्रोवोक करना था। मिन जमीन पे गिर कर रो पड़ता है। बेक कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि प्रोटैगनिस्ट इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं लगता था। वो मिन के पास बैठता है और पूछता है कि जब उसने अपनी एबिलिटी यूज की थी, क्या उसने प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ देख ली थी, क्योंकि वैसे ही हेकन के साथ हुआ था। मिन जवाब देता है कि हाँ, हेकन फर्स्ट ऑर्डर का है, रैंक 6 का वॉरियर है। वो खड़ा होकर कहता है कि उसके लेवल 85 के कंपैरिजन में हेकन उसके आसपास भी नहीं आता। बेक कहता है कि वाह, वो तो बहुत स्ट्रांग है, और पूछता है कि क्या वो बिना आराम किए काम करते रहेंगे। मिन अपना पिकैक्स उठाता है और कहता है कि आराम करने की बजाय वो उस इंसान को मार डालेगा
जिन्होंने उस मॉन्स्टर को गुस्सा दिया। वो अपना पिकैक्स बेक के सिर के पास रखता है, लेकिन बेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इसलिए वो ज्यादा काम कर रहा है, माफी के तौर पर। मिन गुस्से में नीचे बैठकर कहता है कि बेक चुप रहे। बेक कहता है कि वैसे भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर जल्दी आ सकता है और अगर वो यहां से नहीं निकलते तो मुश्किल हो सकती है। मिन मान जाता है, कहता है कि सच में अगर ये होता है तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो दोनों सेक्टर अ के बेस्ट हंटर्स हैं। तभी बेक का पेट ग्राउल करता है और मिन उसे घूर कर देखता है। बेक शर्मिंदा होकर मिन से कहता है कि उसे ऐसे ना देखे, क्योंकि वो दोनों काफी देर से काम कर रहे हैं। मिन आ भर कर कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा और वो सियंग वू से माफी मांगेगा। बेक पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट वाकई उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा। मिन कहता है कि अगर वो सिचुएशन समझाते हैं तो शायद वो कर देगा, और ये थोड़ा अजीब है, पर सियंग वू में एक जस्टिस का ऑरा है। जैसे